हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। आज के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइव हो चुके हैं। नया हफ्ता, नए हफ्ते का पहला दिन, नई एक्साइटमेंट और नए जोश के साथ। इससे पहले हम लोगों ने जो 5 लेक्चर स्टूडेंट्स कंडक्ट किए थे, उनमें हम लोगों ने बड़ा ही यूनिक सा और एक अच्छा सा टॉपिक किया था, जिस टॉपिक का नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसे हम लोगों ने पिछले 5 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया है। आज हमारा भारत की राजनीति में 6वां लेक्चर है और एक टॉपिक आपके सिलेबस में और लिखा है बड़ा बड़ा, जिसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। बहुत बढ़िया से आज इस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने कंप्लीट करने जा रहा हूं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स आज सावल क्लासेस के चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आने पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। सावल क्लासेस में मास्टर कैडर सोशल स्टडी के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। क्लासरूम और ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस लेक्चर के बाद। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज के सेशन को। बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है। आज आप काफी कुछ इस सेशन में सीखोगे। सुंदर सी हेडिंग दे दो आज के टॉपिक की, सार्क। ये आपके सिलेबस में टॉपिक स्पेशली मेंशन्ड है। पिछले 5 लेक्चर में जो मैंने 4 टॉपिक कराए वो भी आपके सिलेबस में लिखे हुए थे। आज, कल और परसों, इन 3 दिनों के अंदर हम लोग जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स करेंगे जिसके बाद आपके सिलेबस के 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे अपने। ठीक? नोट्स बना रहे हो आप अच्छे से? स्टार्ट करते हैं। सार्क को पढ़ना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सार्क, तो सार्क क्या होता है? सार्क को हम लोग साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के रूप से जानते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन को सार्क कहा जाता है। सार्क इज कॉल्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये है चैप्टर की, आज के टॉपिक की फुल फॉर्म। तो इस धरती पर 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया को भी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कई हिस्सों में बांटा जाता है। एशिया का जो साउथ एशियन पार्ट है, उसके 8 देशों का समूह सार्क कहलाता है। ठीक है? तो पहली लाइन इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, सार्क के बारे में, कि यह एक रीजनल कोऑपरेशन है। रीजनल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय। यह एक पार्टिकुलर क्षेत्र का संगठन है। एक पार्टिकुलर क्षेत्र, जिसे हम लोग साउथ एशिया बोलते हैं, उसका संगठन है। सार्क जो है वो जियो पॉलिटिकल यूनियन है ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। यह एक जियोपॉलिटिकल यूनियन है साउथ एशियन कंट्रीज का। जो हमारे दक्षिण एशियाई देश है, उनका एक जियोपॉलिटिकल यूनियन। जियोपॉलिटिकल मतलब होता है ज्योग्राफी से भी और राजनीतिक तरीके से भी ये सब जुड़े हुए हैं। तो सार्क देशों की इस्टेब्लिशमेंट और इनका गठन 8 दिसंबर सन 1985 में हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट तारीख है, इसे याद रखना। सार्क देश जो थे वो 8 दिसंबर सन 1985 को इन्होंने अपने संगठन का निर्माण किया था। ठीक? इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है सार्क का। और जितने भी सार्क सम्मेलन आज तक हुए थे, उन सभी की भाषा हुआ करती थी इंग्लिश। एक कॉमन लैंग्वेज इन सब ने अडॉप्ट कर रखी है, वो इंग्लिश थी। तो सार्क में जो मेंबर देश है वो 8 देश है। सार्क के 8
मेंबर देश हैं। इन 8 देशों में हमारा प्यारा भारत, भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, एक बहुत ही शांति प्रिय देश भूटान, नेक्स्ट समुंदर के अंदर भारत का पहला पड़ोसी मालदीव, भारत के ऊपर हिमालयन पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आने वाला नेपाल, एक समय में जहां रावण की लंका थी श्रीलंका, 1971 के अंदर जो पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये 8 देशों का समूह सार्क कहलाता है। तो आप देख रहे हो ये भारत और भारत के पड़ोसी मुल्कों का समूह है। भारत और भारत के आसे पासे के देश सार्क के अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये रीजनल कोऑपरेशन हो गया ना, मतलब धरती के हर हिस्से से हमने कंट्री नहीं उठाए, भारत और भारत के आसे पासे वाले हैं, तो इट इज बेसिकली रीजनल कोऑपरेशन। इस वक्त सार्क के जो व्यक्ति जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है अमजद हुसैन, अमजद हुसैन बीसिया। ये व्यक्ति सेक्रेटरी जनरल का मतलब पता है ना, करंट के अंदर उसका ऑपरेशन जो व्यक्ति देख रहा होता है उसे हम लोग सेक्रेटरी जनरल के रूप से जानते हैं। तो जो अमजद हुसैन बीसिया जो थे वो सेक्रेटरी जनरल हैं इसके सार्क के। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो एरिया है वो कितना है, 50,99,611 स्क्वायर किलोमीटर। 8 देशों का टोटल एरिया, 8 देशों का टोटल एरिया 50,99,611 स्क्वायर किलोमीटर है। और आपको भारत का एरिया तो पता ही है, 32,87,263। 8 देशों का टोटल एरिया इतना है। इन 8 सार्क देशों की जो टोटल आबादी है वो 171 करोड़ की है, जिनमें से 140 करोड़ के लगभग अकेले हमारे भारत की है, और बाकी 30 करोड़ में 7 देश आते हैं। इन सभी देशों की टोटल अर्थव्यवस्था जिसको जीडीपी कहा जाता है वो 11.5 ट्रिलियन डॉलर की है। इन सभी देशों की इकोनॉमी लगभग 11.5 ट्रिलियन डॉलर की है। आप कह सकते हो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्या चीज कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। 171 करोड़ की आबादी 8 देशों की है, सार्क के 8 देशों की, और ये इतनी इकोनॉमी 8 देशों की है, इतना एरिया भी 8 देशों का है। पूरे धरती का 3% एरिया, ठीक है, दोबारा लिख देता हूं, पूरे धरती का 3% एरिया, पूरे धरती की 21% आबादी और पूरे धरती की 3.8% जीडीपी इन देशों की है। सो पूरे धरती का 3% एरिया, पूरे धरती की 21% आबादी और लगभग 4% अर्थव्यवस्था इन सार्क कंट्रीज की है जो आप लोगों ने देखा। ठीक है, अमजद हुसैन इज बेसिकली बांग्लादेशी, सॉरी पाकिस्तानी। जो अमजद हुसैन जो आप लोगों ने लिखे हैं सेक्रेटरी जनरल, वो पाकिस्तान से हैं। ठीक है जी, ठीक। क्योंकि जिस कंट्री ने सम्मेलन कराना होता है ना, जनरली उसी देश का बनाया जाता है इसको, तो ये पाकिस्तान से अपने ये पिछला सम्मेलन कराना था, इसलिए ये पाकिस्तान का है अमजद हुसैन। ठीक है जी, यहां तक नोट डाउन किया आप लोगों ने, वेरी गुड वेरी गुड। जब आप लोग क्वेश्चन लिखते हो ना, थोड़ा सा पूरा लिख दिया करो बस, ठीक है, ताकि मेरे को पता लग जाए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोगों को
अभी तक सार्क के बारे में जो है वो क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सार्क जैसा संगठन बनाने के बारे में सबसे पहले कौन से देश ने सबसे ज्यादा आगे बढ़कर इसको प्रोत्साहित किया? तो वो बांग्लादेश था। बांग्लादेश का योगदान इस संगठन को बनाने में सबसे ज्यादा रहा और बांग्लादेश के ढाका के अंदर सार्क का गठन हुआ, जो कि 8 दिसंबर 1985 में। देखो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? बाकी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ भाई, मेरी आवाज ठीक आ रही है? अगर ठीक आ रही है तो ऐसे कमेंट करना, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अगर ठीक ना आ रही हो तो ऐसे लिखना है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, बताओ। तो सार्क बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर इसका गठन हुआ था 8 दिसंबर 1945 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1945 ईस्वी के अंदर। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सार्क जो है, जब भी इसका सम्मेलन होता था, इसके ऑब्जर्वर कई सारे देश होते थे। ऑब्जर्वर मतलब जो इसका सम्मेलन देखते थे कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसे ऑब्जर्वर कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्जर्वर है, वो देखता है कि सार्क में क्या चल रहा है। चाइना ऑब्जर्वर है, यूरोपियन यूनियन ऑब्जर्वर है, ईरान भी ऑब्जर्वर है, जापान भी ऑब्जर्वर है, मॉरिशस भी ऑब्जर्वर है, म्यांमार भी ऑब्जर्वर है, साउथ कोरिया भी ऑब्जर्वर है और अमेरिका भी ऑब्जर्वर है। तो टोटल 9 ऐसी एंटिटीज हैं जो ऑब्जर्वर के रूप में काम करती है। सो रविंदर सिंह, मंजीत कौर, जयवीर सिंह और मीनाक्षी ने बताया कि आवाज बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और मनदीप कौर ने भी बताया कि आवाज बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, मैं जब भी आपका लाइव लेक्चर कंडक्ट करता हूं, मेरा खुद का मोबाइल मेरे सामने होता है, तो इस पे मुझे आवाज, वीडियो सब कुछ दिखाई देती है। ठीक है, उसके सब पैरामीटर्स होते हैं। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपसे पहले मुझे पता लग जाएगा। तो अगर आपके पास आवाज किसी के पास कम आ रही हो, आप अपने हैंडसेट को देखो। अगर आपके पास वीडियो साफ नहीं चल रही, अपनी स्क्रीन पे उसकी रेजोल्यूशन सही करो। अगर वीडियो रुक रही है तो वो आपकी तरफ इंटरनेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो 16 जनवरी 1987 के अंदर नेपाल की राजधानी काठमांडू में बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि हेडक्वार्टर इसका कब बना था, आप बताओगे 16 जनवरी 1987 में, और उसे एक नेपाल के किंग, जिसका नाम है वीरेंद्रवीर विक्रम शाह, द्वारा उद्घाटन किया गया था। ये नेपाल के किंग थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो सार्क का हेडक्वार्टर कौन से साल के अंदर बना, ये आप लोगों ने सबने ध्यान रखना है इस तरीके से। ठीक है जी, ग्रेट। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सार्क के कुछ रीजनल सेंटर्स हैं 10-12। एक बार इनको स्पेशल चाहे याद मत रखना, एक बार पढ़ लो, फिर 1-2 बार और पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग तुक्का मारन जोगे हो जाए। ठीक, तो अब हेडिंग दे दो रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर सार्क के, रीजनल सेंटर होता है कि सार्क ने अब अपने 8 देशों का संगठन अच्छे से चलाना है, 8 का विकास करना है। तो इसके लिए उन्होंने काफी तरह के रीजनल सेंटर्स अपने बना रखे हैं। तो वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे है सार्क, पहले नंबर पे है सार्क एग्रीकल्चर सेंटर। सार्क एग्रीकल्चर सेंटर ढाका के अंदर है।
सार्क मेटीरियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर भी ढाका के अंदर है। देखो एग्रीकल्चर, 8 देशों में हमने एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, उसका 8 देशों का एक कॉमन सेंटर बांग्लादेश ढाका में है। मेटीरियोलॉजिकल क्या होता है? आसमान, मौसम की भविष्यवाणी करना, ये सब काम करना, उसका भी सेंटर हमने कहां बना रखा है? ढाका में बना रखा है। सार्क का फॉरेस्ट्री सेंटर, जो जंगलों को लेकर काम करता है सारा, वो कहां है? थिम्पू के अंदर है। थिम्पू भूटान की राजधानी है ना। सार्क डेवलपमेंट फंड, विकास केंद्र और विकास की राशि का केंद्र, ये भी थिम्पू के अंदर बनाया गया है। सार्क डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट, अगर सार्क के देशों में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसका डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, डिजास्टर क्या होता है स्टूडेंट? प्राकृतिक आपदा को कहा जाता है। बहुत तेज बारिश आ जाना, कोई भूकंप आ जाना, किसी चक्रवात का टकरा जाना, तो उस वक्त उस प्राकृतिक आपदा से लड़ने का काम डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स करती है। तो 8 देश एक साथ मिलकर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे। इसका रिसर्च सेंटर 8 देशों ने मिलकर गांधीनगर, गुजरात में खोला हुआ है। ठीक है, अभी देखते जाओ आगे आगे, ये टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। कुछ पार्ट बीच में ये रट्टा मारने वाला है, मैं जानता हूं, फिर भी इसको याद कर लो। नेक्स्ट है सार्क का इंफॉर्मेशन सेंटर। सार्क का इंफॉर्मेशन सेंटर काठमांडू में है। इंफॉर्मेशन सेंटर, 8 देश टीबी के खिलाफ और HIV एड्स के खिलाफ लड़ेंगे। इसका सेंटर इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर है। ये सभी देश ऊर्जा पर रिसर्च करेंगे। उस ऊर्जा के ऊपर रिसर्च करने वाला सेंटर इस्लामाबाद में बना हुआ है। सभी देश मिलकर एक दूसरे का कल्चर शेयर करेंगे। तो सार्क कल्चर सेंटर कोलंबो, श्रीलंका के सबसे बड़े शहर कोलंबो में है। ठीक है जी, तो ये थे सार्क के सारे रीजनल सेंटर्स, जो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ लगे। अब स्टूडेंट्स, संगठन क्यों बनते हैं? सबसे बड़ी बात, भारत और भारत के सभी पड़ोसी मुल्कों ने मिलकर एक संगठन को बनाया जिसका नाम है सार्क। साउथ एशिया के ये देश हैं, इसीलिए साउथ एशियन का एसोसिएशन है फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक दूसरे को अपने क्षेत्र में सहयोग देने वाला। अब ये क्या करते हैं? ये एक संगठन बनाते हैं और हर साल एक सम्मेलन करते हैं जिसे समिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समिट। समिट का मतलब है सम्मेलन। 8 देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी उनका सुप्रीम लीडर होता है, जिसके पास पावर होती है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद एक दूसरे के विकास की बात करते हैं। तो इन सम्मेलन का मकसद क्या होता है? 8 देश एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जा सके। 8 देश एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि सोशल डेवलपमेंट की जा सके। तो हम सब मिलकर एक दूसरे का आर्थिक विकास करें, हम सब मिलकर एक दूसरे का सामाजिक विकास करें, हम सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ें, जिसे टेररिज्म कहा जाता है। सो टेररिज्म के खिलाफ लड़ें। हम सभी देश मिलकर जलवायु परिवर्तन जो धरती पर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, इसके लिए हम लोग लड़े एक साथ, ताकि हमारी धरती माता को बचाया जा सके, पानी को साफ किया जा सके, हवा को साफ किया जा सके, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम हो। हम सभी देश किस तरह से अपने क्षेत्र में शांति का प्रचार कर सकते हैं, हम सभी देश किस तरह से एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, हम सभी देश
किस प्रकार एक दूसरे के कल्चर की शेयरिंग कर कर सबका साथ सबका विकास इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम सभी के सभी देश एक दूसरे की मदद करें ताकि अपने एरिया में स्टेबिलिटी को लाया जा सके, स्थिरता को लाया जा सके। तो बढ़िया बढ़िया बातें हम अपने रीजन में इंप्रूव करें, सब बेकार चीजों को हम अपने रीजन में खत्म करें। इसी मकसद को लेकर सार्क सम्मेलन होते हैं, इसी मकसद को लेकर सार्क जैसे बड़े संगठन बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते जाओ, बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर। तो ये इसके सम्मेलन का मकसद होता है। अभी आपको यह पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट इन 8 देशों के सुप्रीम लीडर्स कौन है। मतलब कुछ देशों के अंदर राष्ट्रपति के पास पावर होती है, तो कुछ देशों में प्रधानमंत्री जी के पास पावर होती है। तो अब हम लोग इनके करंट लीडर्स देख लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस फुल बटा फुल है। तो सार्क के करंट लीडर्स कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सार्क के करंट लीडर्स कौन है? सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। सो भारत के अंदर भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। तो जब भी सार्क सम्मेलन होगा, वैसे तो अभी हुआ नहीं है 4-5 सालों से, जब भी सार्क सम्मेलन होगा तो भारत के प्रधानमंत्री जी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। इसी के साथ भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसके प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। इमरान खान आज पाकिस्तान के लीडर हैं। अगर हम लोग बात करें नेपाल की, तो वो है के.पी. शर्मा ओली। के.पी. शर्मा ओली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, जिसे खगड़ा प्रसाद शर्मा ओली भी कहा जाता है। ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ नेपाल। अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षा। महिंदा राजपक्षा और राष्ट्रपति इनके भाई है गोटाबाया राजपक्षा। श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका पता है ना भारत के नीचे समुद्र में, तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी मुल्क है, नीचे है। और श्रीलंका का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों सगे भाई हैं। एक भाई राष्ट्रपति है, दूसरा भाई प्रधानमंत्री है। देखो कितनी बड़ी बात है। तो श्रीलंका के अंदर महिंदा राजपक्षा यहां के सुप्रीम लीडर हैं। भारत का समुद्र में एक और पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव के जो हेड है, जो सुप्रीम लीडर है, वो है इब्राहिम मोहम्मद सोले। ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ मालदीव कंट्री। अगर मैं बात करूं भूटान की, भूटान के जो हेड है वो है LOTEYTSHERING। और लास्ट 8वां देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सुप्रीम लीडर का नाम आप लोग याद रखना, श्रीमती शेख हसीना। श्रीमती शेख हसीना जो है वो कहां की सुप्रीम लीडर है, प्रधानमंत्री है, वो है बांग्लादेश की। सो ये जो 8 कंट्रीज जिन्होंने सार्क जैसा संगठन बना रखा है, उन 8 देशों के हेड के नाम मैंने आप लोगों के सामने लिखे। ये 8 नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैंने पेपर बनाना हो तो मैं ऐसा एक नाम आप लोगों से पूछ सकता हूं। और मैंने आपके पिछले दोनों मास्टर कैडर के पेपर देखे हैं, एक एक क्वेश्चन देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि 7-8 क्वेश्चन कम से कम करंट जीके में से पूछे जाते हैं। तो करंट जीके में से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग सारे ध्यान रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया जी, सारे स्टूडेंट्स ने? आगे चलें। सो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सम्मेलन की। सम्मेलन 8 देश आएंगे, एक मेज पर मिलेंगे, 2-3 दिन प्रोग्राम चलता है। किस तरह से हम सब एक दूसरे की मदद करें ताकि हम सब आगे बढ़े, उस बात को लेकर इनके बीच में सम्मेलन किया जाता है। सम्मेलन को समिट कहा जाता है। इन 8 देशों ने सर 6वां नेम है G7। सर 6th नेम है G7, मतलब देखें एक मिनट, 6th नेम
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 7 ही लिखे हैं, एक रह गया, कोई एक रह गया, अफगानिस्तान रह गया था भाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अफगानिस्तान रह गया एक नाम, अफगानिस्तान भूल गए हम लोग। अफगानिस्तान, इसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं अशरफ गहानी, ASHRAF, अशरफ गहानी, GHANI। ठीक है, ये आप लोग लिख लो भाई, ये एक 8वां नाम रह गया था। ठीक, तो ये इन सब देशों के सुप्रीम लीडर्स आप लोगों ने नोट डाउन किए। अशरफ गहानी, और अफगानिस्तान के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है। तो इसका सबसे पहला सम्मेलन, आओ जी अब सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। तो सार्क का सबसे पहला सम्मेलन 7 और 8 दिसंबर सन 1985 में हुआ, और यह सम्मेलन कहां हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। 7 और 8 दिसंबर 1985 ईस्वी के अंदर यह सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश में। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसके बाद 19वां सम्मेलन 9 और 10 नवंबर 2016 के अंदर हुआ, पाकिस्तान में होना था, जो कैंसल हो गया। तो क्या हो गया? कैंसल। मतलब 18 सम्मेलन तो इसके हो गए, 19वां होना था। कहां होना था? पाकिस्तान में होना था। कहां होना था? पाकिस्तान में होना था, और वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। अब इसके पीछे की एक लंबी कहानी है। देखो, 2016 के अंदर ये सम्मेलन होना था पाकिस्तान के अंदर, बट उससे पहले भारत में एक टेररिस्ट अटैक हो गया था। ठीक, भारत के अंदर अभी पिछले 5-6 सालों में 2 टेररिस्ट अटैक हुए हैं। हाँ, लगभग सबके प्रधानमंत्री होते हैं, कुछ देशों में ही प्रेसिडेंट हेड होते हैं, बाकी सब में प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के अंदर एक तो उरी वाला अटैक हुआ था, जो जम्मू कश्मीर में हुआ था। एक पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ था ये, और अभी एक तीसरा पुलवामा वाला अटैक भी हुआ था, है ना। तो भारत में क्या हुआ जी? इस सम्मेलन से पहले 9 और 10 नवंबर 2016 से 5-6 महीने पहले एक टेररिस्ट अटैक हुआ, और उस टेररिस्ट अटैक के अंदर उसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए पाए गए। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग सार्क के सम्मेलन में पाकिस्तान में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाएंगे, कि एक तरफ तो जब हम सम्मेलन में जाएंगे तो पाकिस्तान वहां सभी देशों के बैठ के बीच में गएगा कि आतंकवाद मानवता के लिए अभिशाप है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ ये खुद जो है उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत की तरफ से इस सम्मेलन में जाने से मना कर दिया। जब भारत ने इस सम्मेलन में जाने से मना किया, तो भारत के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार और लगभग सब देशों ने मना कर दिया। नेपाल ने होस्ट करना था, तो लास्ट में नेपाल ने भी मना कर दिया। इसीलिए ये सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ ही नहीं। इन 8 देशों में सबसे बड़ा देश है भारत, और भारत कहता कि मैं सम्मेलन नहीं करूंगा अब इनके साथ, क्योंकि टॉक एंड टेरर एक साथ नहीं चल सकता। आतंकवाद को बंद करो तब हम लोग सम्मेलन करेंगे, नहीं तो कोई सम्मेलन नहीं करते। तो भारत ने 2016 के बाद कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, तो सम्मेलन 2016 में भी नहीं हुआ, 17 में भी नहीं हुआ, 18 में भी नहीं हुआ, 19 में भी नहीं हुआ। अब 2020 में कहानी चल रही है। अब लिख लो, ये सम्मेलन अब चांसेस है कि 2020 के अंदर होगा, पर श्रीलंका में, पाकिस्तान में नहीं। तो कुछ अदर कंट्रीज ने इसकी सपोर्ट कर दी है कि श्रीलंका में इसको दोबारा शुरू किया जाए। भारत का रवैया अभी भी चेक करना पड़ेगा कि भारत इसमें इंटरेस्टेड है या सार्क में नहीं है। ठीक है, क्लियर जी सबको बात? तो सम्मेलन को लेकर, और 18 सम्मेलन सक्सेसफुली हो चुके हैं। 19वां पाकिस्तान में हुआ नहीं, 20वां या 19वां जो भी अभी होना है अगला, वो श्रीलंका में होने के चांसेस हैं इस साल। तो उसके अभी कोई डेट्स फाइनल नहीं है, अभी कुछ फाइनल नहीं है, जैसे कोई खबर आएगी आप उसको देखेंगे। ठीक, यहां तक बात सही है? तो अभी तक जितने भी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल कौन होता है? जो पूरे संगठन
को देखता है उसमें आज तक भारत का एक व्यक्ति बना है, पहला भारतीय और ओनली भारतीय है। ये वैसे इसका 9वां सेक्रेटरी जनरल था, सार्क का 9वां सेक्रेटरी जनरल था। इसका नाम था शीलकांत शर्मा। क्या नाम है? शीलकांत शर्मा सार्क के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। ये 1 मार्च 2008 से लेकर 28 फरवरी 2011 तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि क्या भारत का कोई व्यक्ति अभी तक सेक्रेटरी जनरल बना है सार्क का, तो आप बताओगे बिल्कुल बना है। एक व्यक्ति बना था शीलकांत शर्मा, 1 मार्च 2008 से लेकर 28 फरवरी 2011 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। ठीक, शीलकांत शर्मा। क्लियर हो गया जी? ग्रेट। अब सर ये किस स्टेट तो बिलोंग कर दे? सी। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कौन से स्टेट से, भारत के 28 स्टेट में से कहां से बिलोंग करते थे, ये मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता। आप लोगों को भारत की तरफ से अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल पूछ सकते हैं, या कौन सा नंबर था वो पूछ सकते हैं। वो किस स्टेट से बिलोंग करता था ये वो नहीं पूछेंगे कभी भी, क्योंकि अगर भारत के अंदर की जीके हम पढ़े ना तब उसमें पूछा जा सकता है, पर जब हम इंटरनेशनल जीके पढ़ते हैं तो वहां भारत की बात आती है, स्टेट की बात नहीं आती, क्योंकि एज ए होल वी ऑल आर इंडियंस और एक ही नागरिकता है। तो इसमें क्वेश्चन सिर्फ इनकी इंडिया का ही बनेगा, स्टेट से नहीं बनता। ठीक, तो सेक्रेटरी जनरल ये हो गया, हम लोगों को समझ लग गई। क्लियर? तो यहां तक आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स इसके समझ लगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वाह जी वाह। तो सार्क बड़े अच्छे से चल रहा है। 1 मिनट होल्ड करो। अब अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, और अगला पॉइंट हम लोगों ने लिखना है कि सार्क कुछ ईयर्स सेलिब्रेट कर चुका है अभी तक। मैंने आज आपके लिए लगभग 7 पेजों के नोट्स बनाए हैं इसके, सिर्फ सार्क के। लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है, खूब सारी वेबसाइट्स और किताबों में से अलग अलग जगह से डाटा इकट्ठा कर करके। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि सार्क का इतना कुछ आपको एक जगह नहीं मिलेगा कहीं भी। ठीक है, इतना कुछ आपने पढ़ लिया सार्क का, मोर देन सफिशिएंट है। मतलब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि यार इतना डीप आएगा क्या में? ये नहीं आएगा कि हल्का फुल्का कर लिया आप लोगों ने। तो आप मेनली, मतलब मेरी ड्यूटी है आपको सारा पढ़ाना, उसके बाद आप सिलेक्ट करो कि उसमें से कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखो। ठीक है, सार्क के इंपॉर्टेंट ईयर्स, बस 2-3 पॉइंट और हैं इसके, ज्यादा नहीं है। अब सार्क ने कुछ ईयर्स सेलिब्रेट किए हैं, सेलिब्रेट मतलब सॉरी ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, जैसे सन 1990 का जो साल था वो सार्क ने ईयर फॉर गर्ल्स के रूप में ऑब्जर्व किया था। ईयर फॉर गर्ल्स मतलब इसमें सिंपल सी बात है, गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देने के लिए, है ना। 1991 हाउसेस को बढ़ावा देने के लिए था। 1992 एनवायरमेंट को बढ़ावा देने का था। 1993 हैंडीकैप पीपल्स को किस तरह से समाज के हर दृष्टि से उनको बराबर लेकर आए हम लोग, ठीक है, ताकि वो ऐसे ना फील करे कि हमारे अंदर कुछ कम है। मतलब उनकी वेलफेयर के लिए ये साल था। साल 1995 पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए था। 1996 साक्षरता के लिए था। 1997 एक अच्छी गवर्नेंस के लिए था। 1999 बायोडायवर्सिटी के लिए था। और साल 2002 से लेकर 2003 जो था वो यूथ के लिए था। 2004 टीबी की अवेयरनेस के लिए था। 2006 एक दूसरे के देशों में टूरिज्म को प्रमोट करने का था। तो ये सारे के सारे आप लोगों ने इस तरह से याद रखने हैं।
ठीक है जी, बहुत बढ़िया से आप लोगों ने इसको कवर अप किया। अब इस टॉपिक का एक लास्ट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है। चलें आगे, पहले बताओ यहां तक कवर अप हो गया सबका। तो ये कुछ सार्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ईयर्स थे जो आप सब स्टूडेंट्स ने ध्यान रखने हैं। अब सार्क टॉपिक से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट, और इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये साफ्ता क्या होता है। पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है। ये लास्ट पॉइंट है आज के टॉपिक का, ठीक है। इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा टॉपिक, फिर सार्क खत्म। आप अपने सिलेबस में टिक करते जाओ। ये 5वां टॉपिक था मेरा और 5 आपके सिलेबस से लिए हैं मैंने। तो साफ्ता क्या होता है? बेसिकली ये कोई संगठन नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? साफ्ता बोलते हैं। तो अब आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि जो सार्क कंट्रीज हैं, जिन्हें साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है, 8 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन 8 देशों ने, इनका सम्मेलन चल रहा था। कौन सा सम्मेलन? 12वां सम्मेलन चल रहा था। ये बात है उस समय की जब 12वां सार्क समिट चल रहा था, और चल कहां रहा था? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में चल रहा था। तो उस सम्मेलन के अंदर यह बात की गई कि हम सब देश मिलकर आने वाले दिनों में एक दूसरे के ऊपर व्यापार पे जो कस्टम ड्यूटी लगाते हैं उसको धीरे धीरे कम करते करते जीरो करेंगे। किसको जीरो करेंगे? कस्टम ड्यूटी को। क्या होता है कस्टम ड्यूटी? जब हम लोग किसी भी माल को एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम लोग किसी भी माल को इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर जो ड्यूटी लगती है उसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। माल को इंपोर्ट करना, माल को एक्सपोर्ट करना, कस्टम ड्यूटी उस पर लगती है। अब जैसे मान लो भारत से माल अफगानिस्तान जाए, पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, श्रीलंका जाए, तो जब वो उनकी बंदरगाह पे उतरेगा तो वो उस पर टैक्स लगाते हैं और फिर वो माल उनके देश में बिकता है। इससे क्या होता है? वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। महंगा हो जाएगा तो उनके देश में कम बिकेगा, कम बिकेगा तो वो भारत से कम मंगवाएंगे, कम मंगवाएंगे तो हमें कम बनाना पड़ेगा, हम कम बनाएंगे तो हमारी फैक्ट्रियां कम चलेंगी, कम चलेंगी फैक्ट्रियां तो हमें बंदे कम चाहिएंगे, बंदे कम चाहिएंगे तो यहां पर बेरोजगारी आएगी। अगर मान लो भारत से माल धड़ाधड़ पाकिस्तान में बिकता हो, वो कब बिकेगा? जब सस्ता होगा। सस्ता कब होगा? जब पाकिस्तान उस पर टैक्स ना ले। और खूब सारा माल अगर हमारा पाकिस्तान में बिके, खूब सारा माल हमारा अफगानिस्तान बिके, खूब सारा माल हमारा श्रीलंका और नेपाल, भूटान, म्यांमार सब देशों में बिके, जब इतना माल हम सब देशों में बेचेंगे तो बनाएंगे भी तो खूब सारा ना, और बनाएंगे खूब सारा तो हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगी। इसी बात को लेकर 8 देशों ने प्रण लिया कि हम धीरे धीरे एक दूसरे के माल पे कोई टैक्स ना लें। बाकी किसी देश से आता है टैक्स लेंगे, हम 8 एक दूसरे पे कोई टैक्स ना लें, ताकि हम 8 देशों के अंदर एक फ्री ट्रेड चले। समझ लगी मेरी बात? अब इसका नाम पता लग गया। साउथ एशिया के 8 देशों ने कसम खाई थी ये कि हम सब एक फ्री ट्रेड वाला एग्रीमेंट करते हैं, पर इन्होंने कहा भाई एकदम से जीरो करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़े थोड़े टाइम बाद 25% कम करते जाएंगे। और इन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2006 से हम इसको लागू करना शुरू करते हैं और 31 दिसंबर 2016 तक हम सब इसको धीरे धीरे करते करते कितना कर दें? 0% कर दें, ताकि हम सबका माल एक दूसरे में धड़ाधड़ बिकता रहे और हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती रहे। पर आपको पता ही है अपने इन 8 देशों में कुछ ऐसे देश हैं बहुत प्रेम प्यार वाले, तो इसीलिए इतने कभी मतलब ये फिजिबल हुआ नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ नहीं, इसीलिए कभी लागू हुआ नहीं। तो ये सपना हमारा सपना ही रह गया। 2016 आके चला भी गया, पर कोई कस्टम ड्यूटी ये वो रिड्यूस जीरो करने की बात तो छोड़ो। इनफैक्ट भारत ने पाकिस्तान के ऊपर टेंशन के टाइम में तो 200% कर दी थी उसको। ठीक है, ठीक, सांस चढ़ गए मेरे जब जोर जोर से बोल के पढ़ाते हैं ना, तो चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अल्टीमेटली टीचिंग का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ऐसे पढ़ाओ कि सुनने से याद हो जाए सब कुछ, लिखते जाओ और
आप ऐसा पढ़ोगे कि आप आगे पढ़ा सकते हो अब ये किसी को, बहुत बढ़िया से। चलो जी, बहुत बढ़िया से हम लोगों ने आज का टॉपिक कंप्लीट किया। इस टॉपिक का नाम था सार्क। आज का लेक्चर भी ओपन है, पब्लिक है, सबके लिए है इस दुनिया में। कल एक लेक्चर और सिर्फ पब्लिक होगा। सिर्फ 7 लेक्चर मैंने ये पब्लिक के लगाने हैं डेमो के तौर पे। 8वां लेक्चर सिर्फ पेड ग्रुप वालों के लिए आएगा बस। और फिर जो बाकी सारी दुनिया जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेगी। ये जितने टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं, इन सबके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं अपने हाथों से लिखूंगा, सबके टाइप कराऊंगा, उसकी पीडीएफ आप सब लोगों को मिलेगी, प्लस मैं यूट्यूब पे भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सोशल स्टडी के अंदर इनको आप बहुत अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। और हिस्ट्री का लेक्चर भी स्टूडेंट्स मैं आपका बहुत जल्दी शुरू करूंगा, आप लोग चिंता मत करो। जब तक हिस्ट्री का लेक्चर नहीं शुरू हो रहा तब तक आप लोग सेल्फ स्टडी रखो, उसकी कोई बात नहीं, वेरी सून उसको स्टार्ट करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लो, और ताकि आप लोग तैयारी के अंदर पीछे ना रह सको। पेपर जब आएगा तब आता रहेगा। स्टूडेंट्स, सावल क्लासेस की तरफ से पेड ग्रुप शुरू कर दिए गए हैं। पेड ग्रुप के अंदर सोशल स्टडी के 4 सब्जेक्ट हैं। चारों में से चाहे आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, आप उसकी तैयारी करो। आपकी 7000 रुपीज फीस है और पूरी की पूरी तैयारी आपकी होगी। सभी वीडियोस आपकी टिल एग्जाम तक आपके पास सेव रहेंगी, ठीक है। इसका बैच ज्वाइन करने के लिए 9569366100 मेरे नंबर के ऊपर आप लोग कांटेक्ट करो। मेरा नाम है दीपक सर, तो इस पे मुझे फोन कर लेना और बाकी सब ठीक है। सो विश यू गुड लक, ठीक है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर बहुत वधिया लेक्चर अज दा एंड तुसी टीच भी वधिया करते हो। रविंदर सिंह, थैंक यू वेरी मच। निशा देवी कह रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था सर। प्रविंदर कौर कह रहे हैं कि गुड टीचिंग है सर जी, ठीक है। अज ता लिखन की भी जरूरत नहीं पई जी। नहीं, ये लिख लो, आप लोग लिख लो, लिए लिखे बिना तो काम खराब हो जाएगा, लिखना है। सो मीनाक्षी शर्मा कह रहे हैं जी सर बिकॉज आई लिव इन अटारी बॉर्डर, गुड टीचिंग सर जी। हाँ ठीक ठीक, चलो ठीक, चलो थैंक यू। चलो कल मिलते हैं जी नेक्स्ट एक डायनेमिक से टॉपिक के साथ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।